हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस। यहाँ बच्चों हम लोग विराटा की पद्मिनी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर पेपर में क्वेश्चंस आए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाई है विराटा की पद्मिनी पार्ट 1, 2 और 3, जिसको बहुत प्यार मिला आप सभी का और आप सभी ने वो वीडियोस अच्छे से देखी और आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप अच्छे से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग विराटा की पद्मिनी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के प्रमुख पात्र के चरित्र की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि विराटा की पद्मिनी जो लिखी है वर्मा जी ने, उसमें किस किस बात का जिक्र किया है और किस तरीके से उन्होंने उपन्यास को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए हैं। यहाँ आपके सामने देखो लिखा भी आ गया हो, थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। विराटा की पद्मिनी को बुंदेली के शब्दों का समावेश कर सजीव बना दिया गया है, अर्थात यहाँ पर बुंदेली शब्दों को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है और बुंदेलखंड की ये कहानी है, इसलिए वहीं के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग इस उपन्यास के अंदर किया गया है। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र यमुना, बेतवा, पहुज, सिंधु, चंबल, कुमारी आदि पर्वतीय नदियों, छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, घनघोर जंगलों, झीलों और भरकों से भरा हुआ है। यानी इस पूरे क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर ये जो बोली है जो वर्मा जी ने इस्तेमाल की हैं वो बोली जाती है। इन नदियों, पहाड़ियों, टीलों, घनघोर जंगलों और भरकों के बीच बसे बुंदेलों और दांगी सामंतों के गढ़ मानो प्रकृति की गोद में सुरक्षित शिशुओं की तरह है। विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत अच्छे से और सजीव चित्रण हमें मिलता है। इस सौंदर्य में कोमलता के साथ साथ कुछ भयानकता भी देखने को मिलती है, जहाँ पर छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पर पंचनंद यानी कि पंचनदा जिसे कहते हैं उसका भी जिक्र किया गया है, अर्थात 5 नदियाँ यमुना, चंबल, सिंधु, पहुज और कुमारी, ये सभी नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती है, इसलिए इसको पंचनंद भी कहा गया है। स्थान की विस्तृत भयानकता उसकी विशाल सुंदरता से होड़ लेती है, यानी कि इसमें विस्तृत जो कहानी में सौंदर्य भी है और साथ में भयानकता भी है। यही नहीं, उन्होंने इस उपन्यास में प्राकृतिक परिवेश का चित्रण कर संतोष प्राप्त नहीं किया, बल्कि बुंदेलखंड की शौर्य गाथा, संस्कृति और धार्मिक विश्वास, रहन सहन आदि का जिक्र भी अच्छे से वर्मा जी ने इस उपन्यास के अंदर किया है। तो 3 विशेषताओं की बात की थी। पहली विशेषता में आ गया कि किस तरीके से पूरे जो एरिया है उसको समाहित किया है वर्मा जी ने। दूसरे भाग के अंदर आपका आ गया यहाँ पर कि पंचनंदा की बात कर रहा है और तीसरे भाग के अंदर आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारी भाषाओं के साथ साथ शौर्य गाथाओं का परिचय भी इस अध्याय में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लिखा है, विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो जिस तरीके चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी थी उस तरीके से इसका इतना बड़ा चित्रण तो हमें नहीं मिलता, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। विराटा की पद्मिनी में इतिहास को प्रमुखता नहीं दी गई है, इतिहास का तो मात्र इसमें उल्लेख किया गया है। उपन्यास की प्रमुख कथा बुंदेलखंड के छोटे छोटे हिंदू राज्य दलीप नगर, बड़ा नगर, विराटा, रामनगर, भांडेर और कालपी से संबंधित है। हालांकि कालपी का जिक्र हम कहीं पर भी इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन सभी का जो जिक्र है वो इनके किले यहाँ पर देते हैं और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी लोक कथाएँ यानी छोटी छोटी कहानियों में इन सब चीज़ों का जिक्र मिलता है। पुराने दस्तावेजों में भी इनके कुछ विवरण मिल जाते हैं। इन्हीं में से एक लोक कथा है दांगी कन्या की, जिसको कुमुद के नाम से जाना जाता है। यह पालर गांव में पैदा हुई है। पूरे जो इसका कैरेक्टर है वो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ थोड़ा सा इसका बस एक्स्ट्रैक्ट दे रखा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है अभी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 15-16 साल की अवस्था में ही दुर्गा के अवतार के रूप में वो जान लगती है। लोक कथा के अनुसार वह अपूर्व सुंदरी थी और विराटा के मंदिर में देवी दुर्गा के समान पूजी जाती थी। कालपी का शासक उसके सौंदर्य पर रीझ कर उसे अपनाना चाहता है। इस उद्देश्य से उसने विराटा के गढ़ पर हमला कर दिया। विराटा के वीरों ने युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए, पर कालपी का शासक पद्मिनी को प्राप्त करने में नाकाम रह गया, क्योंकि वह बेतवा नदी में कूदकर उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। इस लोक कथा को आधार बनाकर वर्मा जी ने उपन्यास के कथा संसार का निर्माण किया। अतः कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। अर्थात
इसके अंतर्गत अधिक इतिहास को ना हम लोग समझ के ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर इतिहास ना होकर अधिक कल्पना की बात की गई है। शायद ये कहानी सच्ची भी ना हो, वर्मा जी ने इसको गढ़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ कहानी में कुछ काल्पनिक पात्र डाल दिए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो पेपर में आया था, कुमुद को दुर्गा का अवतार क्यों माना गया है? तो कुमुद साधारण दांगी किसान नरपति सिंह की पुत्री है। वह जन्म से ही बहुत सुंदर है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका सौंदर्य और तेज की ख्याति चारों ओर फैल जाती है। वह चंपा के समान गोरी है, सुगंध में है और कमल के समान कोमल है, इसलिए लोग उसे दुर्गा का अवतार मानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास लिखा है अली मर्दान कौन था? ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। कालपी का एक फौजदार था, मुग़ल दरबार की राजनीति जुड़ा हुआ था। वह कालपी के आसपास राजाओं पर नज़र रखता है, डराता है, धमकाता है और उनका रणनीतिज्ञ है। वह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि दुर्गा मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास वो नहीं करता है। वो कुमुद से भी पता लगता है कुमुद जो है दुर्गा का अवतार नहीं है, तो कुमुद को अपनी रानी बनाने का प्रयास करता है, परंतु अंत में जब वो नाकामयाब हो जाता है तो वो मंदिर को तब भी तोड़ता नहीं है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उसकी चारित्रिक एक विशेषता बेहतर ये है कि वो किसी भी प्रकार से भारत के हिंदुओं की जो निष्ठा है उसको ठेस नहीं पहुंचाता है। तो बच्चों ये थे 2-3 क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो अपने अपने ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता रहे। साथ में अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले समय में मिलता रहे। ठीक है बच्चों, और किसी भी सब्जेक्ट की अगर वीडियो आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।